अस्सलाम वालेकुम। होप सो आप सब ठीक हो। और जैसे कि हमने परसों एक चैप्टर अपना स्टार्ट किया था स्कोप मैनेजमेंट, और उस स्कोप मैनेजमेंट में हमने ये सीखा था कि कैसे हम अपनी सेट ऑफ एक्टिविटीज़ को डिफ़ाइन करते हैं अपने प्रोजेक्ट के स्कोप को डिफ़ाइन करने के लिए। और उसके लिए हमने ये देखा कि एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट अचीव करने के लिए हमें 9 नॉलेजेबल एरियाज़ में से गुजरना पड़ता है, और उसमें से जो कोर एरियाज़ थे उसका फर्स्ट पोर्शन हमने स्टार्ट किया था, दैट इज़ अ स्कोप मैनेजमेंट। और हमने फर्स्ट 2 पॉइंट्स में ये डिस्कस किया कि स्कोप होता क्या है और स्कोप को मैनेज कैसे करते हैं। जैसे हमने स्कोप में पढ़ा कि स्कोप होता है हमारे पास सेट ऑफ रिलेटेड एक्टिविटीज़ और प्रोसेसेस जो कि एक प्रोजेक्ट से एक प्रोडक्ट बनाने के लिए रिक्वायर्ड हो और डिफ़ाइन किया जाए, उसे हम स्कोप बोल रहे थे। और ऐसा प्रोसेस जिसमें हम अपनी वर्क और अपनी एक्टिविटीज़ को डिफ़ाइन कर रहे हैं और कंट्रोल कर रहे थे, और जिसमें प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स और प्रोजेक्ट की टीम ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रही थी कि कैसे हमने एक प्रोजेक्ट से कैसा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, और उसको प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें कौन कौन से प्रोसेस से की रिक्वायरमेंट की हमें ज़रूरत है, रिक्वायर्ड है हमें। और एज़ वेल एज़ उस प्रोडक्ट को रिट्रीव करने के लिए, प्रोडक्ट को अचीव करने के लिए हमें कौन सी वर्क ऑफ एक्टिविटीज़ अपने स्कोप में ऐड करनी है और कौन सी वर्क ऑफ एक्टिविटीज़ ऐड नहीं करनी है। जिसके हमने बोला कि जब एक प्रोसेस से एक स्कोप मैनेजमेंट हो रही है तो एक प्रोसेस है, तो उस प्रोसेस में हमने 5 स्टेप पढ़े थे, जिसमें तो पहला स्टेप था रिक्वायरमेंट को कलेक्ट करना, दूसरा स्कोप को डिफ़ाइन करना, तीसरा हमारा था वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाना, चौथा हमारे पास आ रहा था कि वेरीफाई करना स्कोप को, एंड द लास्ट वन टू स्कोप को कंट्रोल करना। सो मैंने आपको बोला था कि इस चैप्टर के अंदर देयर मे बी 5 to 6 लॉन्ग क्वेश्चंस, जो कि ओवरऑल भी आ सकता है कि व्हाट इज स्कोप एंड हाउ कैन यू मैनेज अ स्कोप फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। तो तब आपने पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करना था, एंड इस लेदर भी हाईलाइट हो सकते हैं जैसे कि हम आज डिस्कस करने लगे हैं। इस तरह क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज स्कोप मैनेजमेंट एंड हाउ कैन यू कलेक्ट द रिक्वायरमेंट, और फ्रॉम द रिक्वायरमेंट हाउ कैन यू डिफाइन द स्कोप। उन रिक्वायरमेंट से आप अपना स्कोप कैसे डिफाइन कर सकते हो। सो दिस इज़ एन आउटलाइन जो हमारे जो कंटेंट है आज का, जिसमें कलेक्टिंग द रिक्वायरमेंट्स और स्कोप को कैसे डिफ़ाइन किया जाएगा, ये की हेडिंग्स हैं जो आपने डिस्कस करनी है अपने क्वेश्चन के आंसर्स के अंदर। सो लेट वी स्टार्ट फ्रॉम द रिक्वायरमेंट कैसे हमने कलेक्ट करनी है। इसके लिए हम यहाँ कुछ नोट्स मैंने आपके लिए प्रिपेयर किए हैं। रिक्वायरमेंट क्या है, सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंड करते हैं। तो सिंगल वर्ड में अगर मैंने एक लाइन में बताना है, थिंग्स दैट इज़ नीडेड और वांटेड, ये चीज़ें पढ़ते हैं ना, दिस इज़ माय रिक्वायरमेंट। जो चीज़ मुझे चाहिए, जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत है, वो मेरी रिक्वायरमेंट है। तो अगर यही चीज़ मैं प्रोजेक्ट से रिजेंबल करूँ और मैं ये बताऊँ कि व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट फॉर माई प्रोजेक्ट, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि यूज़र की ऐसी कंडीशंस, यूज़र की ऐसी रिक्वायरमेंट यानी नीड्स जो कि हमारी उसको प्रोडक्ट अचीव करने में हेल्प करे, उसकी गोल को पूरा करने में हेल्प करे, वो से हम बोलते हैं रिक्वायरमेंट। यानी कंडीशंस और कैपेबिलिटीज़ नीड बाय द यूज़र टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और गेटिंग द ऑब्जेक्टिव इज़ रिक्वायरमेंट। क्लियर हो गया। यानी ऐसी कंडीशंस, ऐसी नीड्स जो यूज़र को उसके प्रोडक्ट को अचीव करने में हेल्प करती है, प्रॉब्लम उस यूज़र की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करती है, उसको हम बोलते हैं रिक्वायरमेंट। अब वो कहते हैं कि रिक्वायरमेंट जो है वो क्यों ज़रूरी है, रिक्वायरमेंट बनाना क्यों ज़रूरी है, रिक्वायरमेंट कलेक्ट करना क्यों ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है, वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि जब हम एक प्रोजेक्ट से एक प्रोडक्ट रिट्रीव करें तो उसकी प्रॉपर मेजरमेंट की जा सके, वैलिडेशन की जा सके कि जो यूज़र की नीड थी, जो यूज़र की कंडीशंस थी, उसके मुताबिक हमने अपना प्रोडक्ट बनाया है, या इसके अलावा कुछ हमने जो है उनके अगेंस्ट या उसके जो है इन एक्टिविटीज़ दूसरी हमने परफॉर्म किया है। तो आप ये बोल सकते हो कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू गैदर रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट, क्योंकि रिक्वायरमेंट की डॉक्यूमेंटेशन करना इसलिए ज़रूरी है टू मेजर द परफॉर्मेंस, टू मेजर द रिक्वायरमेंट्स, कि क्या वो गोल के मुताबिक अचीव हुई, काम हुआ है या नहीं हुआ है। फिर क्वेश्चन ये आता है कि रिक्वायरमेंट हमें समझ आ गई है कि नीड्स होती हैं, डिमांड्स होती हैं, रिक्वायरमेंट्स होती हैं अपने प्रोडक्ट को लेने के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। फिर वो बोलते हैं कि रिक्वायरमेंट कैसी रिक्वायरमेंट्स की बात कर रहे हैं, किस तरह की रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। अब रिक्वायरमेंट हमारे पास डिफरेंट कैटेगरी की होती हैं, जैसे कि भी हम इसको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के चैप्टर में भी पढ़ेंगे, रिक्वायरमेंट का एक चैप्टर आएगा, लेकिन उसमें हम थोड़ा सा यहाँ डिस्कस करते हैं क्योंकि हमारा भी एस्पेक्ट है रिक्वायरमेंट। तो रिक्वायरमेंट बाय जो है सिस्टमेटिकली हम 2 चीज़ों में देख रहे होते हैं, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिसमें हम ये बता रहे होते हैं कि इस प्रोडक्ट से यूज़र को या कस्टमर को कौन कौन सी सर्विसेज हम दे रहे हैं।
ठीक है। जैसे कि हमने आपको याद है, आपको मैंने सीनियर्स का प्रोजेक्ट दिखाया था रोहा को बुला के, और उसने आपको अपना स्टूडेंट एजुकेशन सिस्टम दिखाया था, जिसमें आपने देखा कि हम यूज़र को, स्टूडेंट्स को क्या क्या सर्विसेज दे रहे थे। स्टूडेंट अपना प्रोफाइल व्यू कर सकता था, अपनी कोर्स हिस्ट्री देख सकता था, अपनी फ़ीस का स्टेटस देख सकता था, अपना टाइम टेबल देख सकता था। तो ये होगी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो कि हम यूज़र को प्रोवाइड करेंगे। एक होती है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, जिसमें हम देख रहे होते हैं सिस्टम की परफॉर्मेंस, सिस्टम की एक्यूरेसी, सिस्टम की रिलायबिलिटी। यानी अगर परफॉर्मेंस की बात कर रही हूँ तो मैं ये बोल रही हूँ कि मेरा एक, जब भी आप सिस्टम या यूज़र कोई भी पेज की रिक्वेस्ट करेगा तो विद इन 5 सेकंड के अंदर वो पेज लोड हो जाएगा। दिस इज़ अ परफॉर्मेंस और दिस इज़ अ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। और भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्वालिटी की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, इसको हम आगे फर्दर स्पेसिफाई करते हैं। यानी वो सब चीज़ें जो यूज़र की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करे, यूज़र की डिमांड को पूरा कर रही है, यूज़र की नीड को एक्सप्लेन कर रही है और यूज़र को अपना प्रोडक्ट अचीव करने के लिए हेल्प कर रही है, वो हम उसको बोलते हैं रिक्वायरमेंट। अब वो ये बात करता है कि सबसे पहला स्टेप रिक्वायरमेंट क्यों है। बिकॉज रिक्वायरमेंट कहता है कि रिक्वायरमेंट इज़ अ क्रूशियल स्टेप, यानी अपने प्रोजेक्ट के स्कोप को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट गैदर करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज जब तक हमें नीड्स, हमें डिमांड क्लियर नहीं होगी, तब तक वी कैन नॉट मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। इसलिए वो कहते हैं कि ज़्यादातर क्या होता है कि सम टाइम अगर हम रिक्वायरमेंट ठीक तरीके से प्रॉपर्ली गैदर नहीं कर पाते तो उसके बहुत ज़्यादा रॉन्ग कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं। वो क्या कि हमें दोबारा रीवर्क करना पड़ता है। रीवर्क करने का मतलब है एफ़र्ट हम दोबारा लगा रहे हैं और एफ़र्ट के साथ साथ हमारी डबल कॉस्ट भी लग रही है उसके ऊपर दोबारा काम करने के लिए। तो इसलिए इसको क्लियरली अच्छे तरीके से, ज़्यादा जो है डिफ़ाइन तरीके से रिक्वायरमेंट गैदर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब यहाँ हम बात करते हैं कि रिक्वायरमेंट गैदर करने के लिए भी कुछ स्टेप्स होते हैं कि रिक्वायरमेंट हम किस किस तरीके से गैदर कर रहे हैं और कौन सी कैटेगरीज। रिक्वायरमेंट को गैदर करने के लिए भी कुछ स्टेप्स बनाए गए हैं, जैसे कि यहाँ मैंने लिखा है एलिस्टेशन, एनालिसिस, स्पेसिफिकेशंस और वैलिडेशन। फर्स्ट स्टेप हो गया एलिसिटेशन। रिक्वायरमेंट एलिस्टेशन यानी रिक्वायरमेंट गैदरिंग, यानी आप क्लाइंट से कम्युनिकेट कर रहे हो और क्लाइंट को बोल रहे हो कि क्लाइंट से आइडिया ले रहे हो अबाउट द सॉफ्टवेयर, कि क्लाइंट को कैसा सॉफ्टवेयर बनाना है। अगर मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सिस्टम की बात कर रही हूँ, एक IT प्रोजेक्ट की बात कर रही हूँ, तो क्लाइंट से हम आइडिया लेंगे कि क्लाइंट को कैसा सॉफ्टवेयर चाहिए, उसमें क्या फ़ीचर्स होंगे, फ़ीचर्स के अंदर कैसे उसमें वो फीचर्स में उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या किस तरह के फंक्शंस वो परफॉर्म करवाना चाह रहा है, किस तरह की सर्विसेज वो यूज़र को देना चाह रहा है। ये सब चीज़ें हम एलिस्टेशन में उससे डिमांड करेंगे, यानी आइडिया अबाउट व्हाट द सॉफ्टवेयर, व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दे वांट एंड व्हाट टाइप ऑफ फीचर्स दे वांट टू ऐड इन द सॉफ्टवेयर। वो सॉफ्टवेयर में कौन से फीचर्स ऐड करवाना चाह रहा है। ये हो गया रिक्वायरमेंट गैदर करना। फिर उनका नेक्स्ट स्टेप होता है रिक्वायरमेंट को एनालिसिस करना। एनालिसिस करने का मतलब है कि आप फोकस कर रहे हो कि आपकी नीड्स क्या हैं आप सॉफ्टवेयर को लेके, और जो क्लाइंट की डिमांड थी वो क्या है, उनके कन्फ्लिक्ट्स आप क्लियर करते हो। आप उसमें एनालिसिस करते हो कि एक्चुअल डिमांड्स क्या हैं एक सॉफ्टवेयर को कंप्लीट करने के लिए, और क्लाइंट्स की डिमांड रिक्वेस्ट क्या थी, उनके जो कन्फ्लिक्ट्स हैं उनके ऊपर आप फोकस करते हो, उनको हाईलाइट करते हो, उसको एनालिसिस करते हो। उसके बाद आप क्या करते हो, स्पेसिफिकेशन एक ऐसा डॉक्यूमेंटेशन है जिसमें सिस्टम एनालिस्ट जो है, जो कि एनालिसिस कर रहा होता है, उसका काम है कि आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स को वैलिडेट करना, सारी रिक्वायरमेंट्स को चेक करना, हाईलाइट करना। जैसे कि हम देख रहे हैं स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, हम इसमें ये देख रहे होते हैं हाउ द सिस्टम इंटरेक्ट, यानी आपने सारी रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई करना है कि जो आप सिस्टम कैसे इंटरेक्ट करेगा हार्डवेयर के साथ, इंटरफेस क्या होंगे, स्पीड ऑफ ऑपरेशंस क्या हैं, रिस्पांस टाइम क्या होगा। ये सब चीज़ें हम अपने स्पेसिफिकेशंस में हाईलाइट कर रहे होते हैं। ये मैंने कुछ चीज़ें हाईलाइट की हैं, ये सब स्पेसिफाइड हम कर रहे होते हैं। मेंटेनेंस कैसे होगी स्पेसिफिकेशन में, अगर कोई रिकवरी हो जाता है, सिस्टम क्रैश हो जाएगा तो उसको कैसे रिकवर करना है, सिक्योरिटीज़, ये सब चीज़ें हम स्पेसिफिकेशन में सिस्टम एनालिस्ट देख रहा होता है कि हाउ द सिस्टम इंटरेक्ट विद ऑल दिस थिंग्स। फिर उसके बाद सिस्टम एनालिस्ट जो क्लाइंट से रिक्वायरमेंट ली होती हैं वो तो उसको नेचुरल लैंग्वेज में हम लिखते हैं, लेकिन सिस्टम एनालिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको टेक्निकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। जैसे कि आप नेचुरल लैंग्वेज में स्टेटमेंट लिख रहे हो,
उसके बाद आप उसको स्यूडो कोड्स में, फ्लो चार्ट्स में लिख सकते हो। यूज़ केस डायग्राम आप बना रहे हो, एक्टिविटी डायग्राम बना रहे हो, फ्लो चार्ट्स बना रहे हो, ये सारी डायग्राम हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे और इसकी डिज़ाइनिंग सीखेंगे प्रॉपर्ली कि हम इसको कैसे यूज़ केसेस और डीएफटी बनाते हैं। यानी स्पेसिफिकेशन का काम जो नेचुरल लैंग्वेजेस में आपने कस्टमर से रिक्वायरमेंट गैदर की थी, आप उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर रहे हो, यानी एक स्ट्रक्चरल लैंग्वेज, एक टेक्निकल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे हो ताकि ईजिली अंडरस्टैंडेबल हो सके। उसके बाद जब ये चीज़ें स्पेसिफाइड हो जाती हैं, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन सेट हो जाती हैं, उसको हर एंगल से हम मैयर कर रहे होते हैं, उसके बाद आती है उन्हीं स्पेसिफिकेशन की वैलिडेशन। यानी स्पेसिफिकेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा वैलिडेशन। आफ्टर स्पेसिफिकेशन वैलिडेशन रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन बनता है। अब क्या है कि जैसे सिस्टम एनालिस्ट ने स्पेसिफाई कर दिए हैं तो वो वैलिडेटेड कंसीडर हो जाती हैं। और वैलिडेशन करने के लिए का मतलब ये हुआ कि कहते हैं कभी कभी ऐसे होता है कि यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट ठीक तरीके से नहीं बता पाता, और कभी कभी जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो यूज़र के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, वहाँ पे मिसकंसेप्शंस हो जाते हैं। तो इस वजह से हम एक चेक बैलेंस करते हैं ताकि स्पेसिफिकेशंस को वैलिडेट किया जा सके। जैसे कि हम देखते हैं क्या सारी रिक्वायरमेंट जो स्पेसिफाई की हैं वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड होंगी। उसके बाद दे आर ऑल वैलिड अबाउट द सिस्टम से रेलिवेंट है, वैलिड है, इलीगल एक्टिविटीज़ तो नहीं है, कोई अनसर्टेनिटी तो नहीं है रिक्वायरमेंट्स में। नंबर 2, ऑल रिक्वायरमेंट्स आर कंप्लीट, सब रिक्वायरमेंट गैदर हो चुकी हैं और ऑल आर डिमॉन्स्ट्रेटेड। ठीक है, ये सब चीज़ें हम चेक करते हैं। उसके बाद ऑल द स्पेसिफिकेशन जो रिक्वायरमेंट्स हमने क्लियर की होती हैं वो वैलिडेटेड कंसीडर कर दी जाती हैं। ओके, सो ये था रिक्वायरमेंट का कि हम रिक्वायरमेंट क्या हैं, रिक्वायरमेंट को कैसे कलेक्ट करते हैं और क्या प्रोसीजर्स होते हैं। तो रिक्वायरमेंट थी हमारे पास वो सब डिमांड्स, वो सब कंडीशंस जो एक यूज़र को अपने प्रोडक्ट के लिए चाहिए होती हैं, वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं। और रिक्वायरमेंट बनाना, रिक्वायरमेंट की डॉक्यूमेंटेशन करना इसलिए ज़रूरी है कि जब जैसे जैसे हम प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन करते जा रहे हैं, साथ साथ हम उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वेरिफिकेशन करते जाएँ, उसको मुहैया करते जाएँ कि क्या वो अकॉर्डिंग टू द यूज़र रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। फिर मैंने आपके साथ कुछ डिफरेंट कंडीशन शेयर की, रिक्वायरमेंट की टाइप शेयर की कि हम डिफरेंट तरह से रिक्वायरमेंट ले रहे होते हैं। फंक्शन रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं हमारे पास कुछ, और नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं। फंक्शन रिक्वायरमेंट्स में हमारे पास था कि वो सारी सर्विसेज जो यूज़र को प्रोवाइड करनी होती हैं, यूज़र को डिमांडेड होती हैं, वो हम फंक्शन रिक्वायरमेंट्स गैदर कर रहे होते हैं। कुछ नॉन फंक्शंस होती हैं जैसे सिस्टम की परफॉर्मेंस होगी, स्टोरेज कैसे डाटा स्टोर होगा, एक्यूरेसी क्या होगी, रिलायबिलिटी, ये हम देख रहे होते हैं। फिर हमने बोला कि कुछ कैटेगरीज होती हैं रिक्वायरमेंट के लिए, जैसे कि एलिस्टेशन, एनालिसिस स्टेप्स होते हैं रिक्वायरमेंट गैदर करने के, जैसे कि एलिस्टेशन हो गया, एनालिसिस हो गया, स्पेसिफिकेशंस हो गई और वैलिडेशन होगी। एलिस्टेशन का मतलब था रिक्वायरमेंट को गैदर करना, यानी क्लाइंट के ज़ुबानी उनसे हम उनके थ्रू जो है हम उनसे पूछना चाह रहे हैं कि उनके के मुताबिक सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उनको कैसे सॉफ्टवेयर के फीचर्स चाहिए और उस सॉफ्टवेयर से वो कैसा प्रोडक्ट रिट्रीव करना चाह रहे हैं। फिर एनालिसिस में हम डिटरमाइन करते थे नीड्स और कंडीशन जो प्रोडक्ट के लिए थी, और एज वेल एज जो कन्फ्लिक्ट था क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स थी उसके लिए हम देख रहे थे, उसको कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद स्पेसिफिकेशंस थी, स्पेसिफिकेशन में सिस्टम एनालिस्ट डॉक्यूमेंटेशन करता है जो रिक्वायरमेंट उसने एलिस्टेशन एनालिसिस से डिफाइन की होती है नेचुरल लैंग्वेज में, उसको वो सिस्टम एनालिस्ट स्ट्रक्चर लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ग्राफिकल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और उसके लिए वो यूज़ केसेस, डाटा फ्लो डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम्स, ये डायग्राम्स बनाता है। फिर स्पेसिफिकेशन के बाद वैलिडेशन होती है। स्पेसिफिकेशन में जो रिक्वायरमेंट जो रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड की जाती हैं उसको वैलिडेटेड कंसीडर करते हैं बाय कंसीडरिंग ऑल दिस क्वेश्चन, ये सोचते हुए कि प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेड हैं, ऑल आर वैलिड, ऑल दे आर नो अनसर्टेनिटी, ऑल रिक्वायरमेंट्स आर कंप्लीट और डिमॉन्स्ट्रेटेड है। फिर हमारे पास आता है कि यहाँ पे नेक्स्ट हाउ डू यू कलेक्ट रिक्वायरमेंट। आप अपनी रिक्वायरमेंट कैसे कलेक्ट करोगे। रिक्वायरमेंट कलेक्ट करने के डिफरेंट तरीके हैं। या आप स्टेक होल्डर के साथ इंटरव्यू करो 1 to 1, यानी 1 by 1 करो। और कहता है कि 1 to 1 इफेक्टिव तो होती है, यानी आप क्लियरली आराम से बैठ के बात करो, बट दे आर एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग होती है। या तो आप ग्रुप्स में करो, वर्कशॉप्स करो, ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, फोकस ग्रुप करो, ये टेक्निक्स आप यूज़ कर सकते हो। ये सारी जो ग्रुप फॉर्म में हैं वो फास्टर और लेस एक्सपेंसिव होती हैं। अब ग्रुप्स में तो आपको पता ही जहाँ 1 to 1 कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, ग्रुप की फॉर्म में हो रही है, यहाँ ग्रुप डिस्कशंस हो रहे हैं, ऑल स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, वर्कशॉप्स हो रही हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है। यहाँ पे
जो ब्रेनस्टॉर्मिंग का हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था एक दफ़ा पहले भी मैंने आपको बताया था कि ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है कि हम रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं, रिक्वायरमेंट ले रहे होते हैं, बहुत से आइडिया कलेक्ट कर रहे होते हैं फ्रॉम द ग्रुप ऑफ पीपल, फिर उस सब के आइडियाज़ के ऊपर कंसिड्रेशन हो रही होती है, एनालिसिस हो रहे होते हैं और एक पॉसिबल रेलिवेंट सोल्यूशन निकालने की कोशिश की जा रही होती है। फिर होता है एक फोकस ग्रुप, जैसे अगर कोई मार्केट रिसर्च करनी होती है या इसमें क्या ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल इसमें इन्वॉल्व होते हैं जो एज अ कस्टमर और यूज़र के बिहाफ पे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उसके, और वो क्या कर रहे होते हैं, उनके बिहाफ पे फीडबैक दे रहे होते हैं, यानी कस्टमर की क्या डिमांड है अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट, कस्टमर की नीड्स क्या हैं, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, उसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, वो फोकस ग्रुप हायर करके उनसे आइडिया लेने की कोशिश की जा रही होती है। ठीक है, तो वो होते हैं हमारे पास फोकस ग्रुप्स। भी बोल रही हूँ, फोकस ग्रुप वो वाले ग्रुप्स होते हैं जो कि ऐसे नंबर ऑफ़ पीपल, ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल जिसमें जो कि कस्टमर और यूज़र को प्रेजेंट कर रहे होते हैं और जो हमें ओपिनियन दे रहे होते हैं, हमें प्रोडक्ट के बारे में, उसके कॉन्सेप्ट्स, उनके नीड्स, उनके अपॉर्चुनिटीज़ हमें बता रहे होते हैं कि हमें ये डिमांड एक कस्टमर, एक यूज़र डिमांड कर सकता है। ठीक है, ताकि हम डेवलपमेंट फेज़ में जाने से पहले भी एक बार कस्टमर के कॉन्सेप्ट से, एक दफ़ा यूज़र के कॉन्सेप्ट से प्रोडक्ट की नीड्स, प्रोडक्ट की सर्विसेज, प्रोडक्ट की डिमांड को अंडरस्टैंड कर सकें। क्वेश्चनियर्स बनाए जा सकते हैं, सर्वे किए जा सकते हैं ऑब्जर्वेशंस के बेस पे, और आजकल मोस्ट प्रॉमिसिंग जो टेक्निक यूज़ की जा रही है प्रोटोटाइपिंग। हम प्रोटोटाइप्स बना के कस्टमर से उसकी रिक्वायरमेंट गैदर कर सकते हैं, और लेकिन ये आइटरेटिव अप्रोच हो जाती है। फिर कहते हैं कि ये सारी चीज़ें हम रिक्वायरमेंट गैदर कर रहे हैं, वो कहते हैं कि प्रोजेक्ट की साइज़, प्रोजेक्ट आपके लिए मैं कुछ नोट यहाँ लिखा है कि प्रोजेक्ट का साइज़, प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी, उसके इंपॉर्टेंस और उसके अदर फैक्टर्स को देखते हुए हमें पता चलता है कि हाउ मच टाइम नीड टू स्पेंड टू गेट अ रिक्वायरमेंट गैदर करने के लिए हमें कितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है, एंड वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हमें रिक्वायरमेंट के लिए गैदर करना क्यों हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ें क्लियर होंगी तो हमारा काम एफिशिएंटली, इफेक्टिवली कंप्लीट हो पाएगा। सो वो उसमें पहले बात उसने की कि पहले हमने डिस्कस किया कि रिक्वायरमेंट होती क्या है, रिक्वायरमेंट गैदर कैसे करते हैं, और रिक्वायरमेंट को आप कैसे कैसी टेक्निक्स की मदद से आप रिक्वायरमेंट गैदर कर सकते हो। आप 1-to-1 मीटिंग भी कर सकते हो, ग्रुप की फॉर्म में भी कर सकते हो, वर्कशॉप्स रख सकते हो, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हो, फोकस ग्रुप हायर कर सकते हो, ताकि आपके डेवलपमेंट से पहले आप अपने कस्टमर और अपने यूज़र्स जिन्होंने उस प्रोडक्ट को यूटिलाइज़ करना है, उनसे उनकी नीड्स और एक्सपेक्टेशंस, प्रोडक्ट को लेके जो सर्विसेज होनी चाहिए उनके बारे में डिस्कशन कर सको। क्वेश्चनियर, सर्वे सकते हो, ऑब्जर्वेशंस की बेस पे आप कर सकते हो, और प्रोटोटाइपिंग जो आ जाती है आपकी उसके ऊपर कर सकते हो। ठीक है, फिर क्वेश्चन इसके साथ थर्ड हेडिंग थी हाउ डू यू डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट। ये हमने कल काफ़ी डिस्कशन किया है कि हम जो रिक्वायरमेंट गैदर कर लेते हैं, रिक्वायरमेंट कलेक्ट हो जाती हैं, उसके ऊपर फिर हम प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग का में हम ये देख रहे होते हैं कि रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी हैं, रिक्वायरमेंट को एनालाइज करते हैं और रिक्वायरमेंट को प्रायोरिटाइज करते हैं कि कौन सी रिक्वायरमेंट की प्रायोरिटी हाई है, किसकी मॉडरेट है और किसकी लो है, ये प्लान करते हैं। और प्लानिंग में हम ये भी बनाते हैं, एक टेबल चार्ट बना रहे होते हैं जिसमें रिक्वेस्ट नंबर यानी पहली रिक्वेस्ट है, उसका नाम, उसकी कैटेगरी यानी फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट है, सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है, सोर्स क्या होगी उसकी, मतलब कहाँ से कैसे हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, और स्टेटस हम देख रहे होते हैं उसका। अब ये सारी चीज़ें हम एक टेबल बनाते हैं। ठीक है, तो सोर्स यानी अगर हम बात करते हैं सोर्स की, तो सोर्स का मतलब ये है कि आप इसको कंप्लीट करने के लिए जो है वो कैसी कैसी डिमांड्स जो चीज़ें यूज़ कर रहे हो। जैसे प्रोडक्ट, जैसे अगर मैं कह रही हूँ कि मेरी रिक्वायरमेंट नंबर 1 है कि मैं जो है लैपटॉप बना रही हूँ, नंबर 1 रिक्वायरमेंट है मेमोरी। ठीक है, और ये मेरी रिक्वायरमेंट का नाम हो गया मेमोरी, मेरी कैटेगरी हो गई है हार्डवेयर, सोर्स मेरी हो गई है मेरे पास के लैपटॉप स्पेसिफिकेशंस। ठीक है, लैपटॉप स्पेसिफिकेशन से मुझे ये सोर्स डालनी है, और ये लैपटॉप की प्रोडक्ट चार्टर के अंदर मुझे अपनी इसकी अप्रोच डालनी है कि मैं ये यूज़ कर रही हूँ। और उसके बाद मेरा स्टेटस क्या होगा कि जो है ये मैं इसके अंदर ये जो लैपटॉप बना है उसका स्टेटस ये है कि इसमें 4 GB रैम जो है वो इंस्टॉल की गई है, अपडेटेड, ये मेरा स्टेटस हो जाएगा। फिर होता है हमारे पास यहाँ पे आता है हमारे पास क्वेश्चन रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स। ये कल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, ऐसा टेबल जिसमें हम अपनी रिक्वायरमेंट की पूरी डिटेल डालते हैं, एज वेल एज हम एक कॉलम बनाते हैं जो कि क्रॉस रेफरेंस होता है उस टेस्ट केस का, जो हमें ये बताता है कि ये रिक्वायरमेंट जो है वो अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन ओके है।
ठीक है। जैसे कल मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर एक लॉगिन हो रहा है और हमने लॉगिन करने की एक रिक्वायरमेंट यूज़र से गैदर की है, तो उसका हम एक टेस्ट केस बनाते हैं कि क्या ये सक्सेसफुली ये रिक्वायरमेंट एग्जीक्यूट हो रही है। अगर ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रही है तो उसका हम एक टेस्ट केस बनाते हैं और उसका क्रॉस रेफरेंस यहाँ देते हैं, ताकि पता चले कि इस रिक्वायरमेंट के सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन कौन सा टेस्ट केस कर रहा है। तो जब मैं इसके ऊपर क्रॉस रेफरेंस लगाऊंगी, जब मैं भी इस फेस पे जाऊंगी, तो वो हमें उसका आउटपुट वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक हो गया। तो रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जहाँ पे हम रिक्वायरमेंट्स को ट्रेस कर रहे होते हैं, उनके स्टेटसेस को ट्रेस कर रहे होते हैं, और उस रिक्वायरमेंट को सक्सेसफुली एग्जीक्यूशन उसकी कहाँ हो रही है, उसके लिए हमने प्रॉपर टेस्ट केसेस कौन से बनाए थे, और वो टेस्ट केस नंबर हम एज अ ट्रेसेबिलिटी के तौर पे यहाँ लिख देते हैं, ताकि हमें पता हो कि इस रिक्वायरमेंट का ऐसे यहाँ टेस्ट केस किया गया और ये टेस्ट केस सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ है। ये होता है रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स। ठीक हो गया। फिर हमारे पास ये हो गया हमारे रिक्वायरमेंट गैदर करने का तरीका। यानी पहले हमने डिस्कस किया व्हाट इज़ रिक्वायरमेंट, फिर रिक्वायरमेंट को कलेक्ट कैसे करना है, और फिर रिक्वायरमेंट को की डॉक्यूमेंटेशन कैसे बनानी है, यानी उसकी प्लानिंग करनी है, और प्लानिंग के बाद हमने उसको डॉक्यूमेंट करना है। हर एक का रिक्वायरमेंट नंबर, रिक्वायरमेंट का नाम, उसकी कैटेगरीज, उसकी सोर्स, उसका स्टेटस, यानी इस रिक्वायरमेंट से हमारा क्या स्टेटस आएगा, हमें क्या मिलेगा, और उसके बाद उसकी ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए जो उस रिक्वायरमेंट का रेलिवेंट टेस्ट केस है वो मैं इधर सामने लिख रही हूँ, ताकि हमें पता चले कि ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट टेस्ट केस हमने इसके लिए प्लान किया, ताकि मुहैया की जा सके कि जो रिक्वायरमेंट कस्टमर को चाहिए थी वो उसके गोल के मुताबिक, उसकी डिमांड के मुताबिक कंप्लीटेड है। नेक्स्ट ये रिक्वायरमेंट हमारे पास होगी। अब इन रिक्वायरमेंट से हमने क्या करना है, स्कोप डिफाइन करना है। स्कोप डिफाइन करने का मतलब है डिटेल रिक्वायर्ड हम डिफाइन कर रहे हैं, वर्क डिफाइन कर रहे हैं फॉर द प्रोडक्ट। और एक अच्छे स्कोप को, एक सक्सेसफुल स्कोप स्टेटमेंट बनाने की इम्पॉर्टेंस ये है, एक की पॉइंट ये है कि हम एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रिट्रीव कर सकते हैं, एज वेल एज हमारा स्कोप क्लियर डिफाइंड होगा तो हम अपना टाइम, अपनी कॉस्ट, अपनी रिसोर्सेज को एक्यूरेटली एस्टिमेट कर पाएंगे, प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस को मुहैया कर पाएंगे, प्रोजेक्ट को मॉनिटर और कंट्रोल कर पाएंगे, और हमें ईजिली पता होगा व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें कितने नंबर ऑफ़ पीपल्स हायर करने ज़रूरत होगी। जैसे कि कल हमने हाईलाइट किए थे एक्टिविटीज़ के एक स्कोप को डिफाइन करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, प्रोजेक्ट चार्टर। अब प्रोजेक्ट चार्टर मैंने आपको बोला था कि आप एक ऐसी समराइज रिपोर्ट बनाते हो कि जो आपके प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स, प्रोजेक्ट के स्टेक होल्डर्स और प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक्सप्लेन करेगा, कंप्लीट कैसे करना है, वो प्रोजेक्ट चार्टर था। जब एक प्रोजेक्ट चार्टर बनाते हैं तो उसमें ये सब चीज़ें ऐड करते हैं, प्रोजेक्ट का टाइटल, प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हो रहा है, कब फिनिश हो रहा है, माइलस्टोन्स हम बताते हैं, यानी अगर प्रोजेक्ट 60 डेज़ में कंप्लीट हो रहा है तो हमने कितने कितने दिन के बाद अपने डिलीवरेबल्स देने हैं, दीज आर माइलस्टोन्स। फिर हम बजट इन्फॉर्मेशन देते हैं कि अगर हम सॉफ्टवेयर पे बात कर रहे हैं या एक आईटी बेस्ड प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो हार्डवेयर पे कितना बजट लगेगा, सॉफ्टवेयर पे कितना बजट लगेगा, स्टेक होल्डर्स की इन्वॉल्वमेंट के जो है, टीम जो काम कर रही है उनकी सैलरीज, ये सब चीज़ें हम बजट में एक्सप्लेन करते हैं। फिर प्रोजेक्ट मैनेजर की पूरी प्रोफाइल हिस्ट्री, यानी वो उसका नाम, उसका जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसका फ़ोन नंबर, उसका ईमेल, उसका एक्सपीरियंस। उसके बाद प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स एक्सप्लेन किए जाते हैं, जैसे अभी हमने लास्ट एग्जांपल्स दी थी कि लैपटॉप्स की इम्प्लीमेंटेशन इन यूनिवर्सिटी है और हम हर स्टूडेंट और फैकल्टी को आईटी बेस्ड जो है वो लैपटॉप प्रोवाइड कर रहे हैं और अपना सारा इंफॉर्मेशन सिस्टम उसमें इंटीग्रेट कर रहे हैं ताकि सब लोग टेक्नोलॉजी बेस्ड जो है स्टडी कर सकें। फिर प्रोजेक्ट सक्सेस क्राइटेरिया, यानी हमें प्रोजेक्ट से क्या सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें कौन कौन से गोल्स, कौन कौन से चीज़ें रिक्वायर्ड थी, हमने कैसे इसको सक्सेसफुल बनाया, कैसे सक्सेसफुल हो सकता है। उसके बाद अप्रोचेस हम कौन सी यूज़ कर रहे हैं, आउटसोर्स अप्रोच, इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, सब हम यहाँ हाईलाइट करते हैं। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कितने नंबर ऑफ़ पीपल इन्वॉल्व हैं, हर एक का क्या रोल और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। वो स्टेक होल्डर जो सब इन्वॉल्व हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर, उनके साइन ऑफ शीट, साइन लगाते हैं, और लास्ट में प्रोजेक्ट से रिलेटेड कमेंट। फिर लास्ट पे ऑर्गेनाइजेशन एसेट एज वेल एज जो हम स्कोप स्टेटमेंट डिफाइन कर रहे हैं वो रिलेट कर रही है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एसेट के साथ। और इसके अलावा अगर इससे पहले कोई प्रीवियस प्रोजेक्ट्स हो चुके हैं इससे रिलेटेड तो उसकी लेसन लर्न रिपोर्ट, यानी इससे पहले इन प्रोजेक्ट्स को लेके क्या एक्सपीरियंस हो चुके हैं, कौन से लूप होल हैं जो हमने फेस किए थे जिसको इसमें फेस ना करना पड़े, तो उसके ऊपर हम एक एनालिसिस करते हैं। इसलिए इस
इस स्टेप में हमें क्या आउटपुट मिलेगा, एक डिफाइंड स्कोप मिलेगा और डिफाइंड स्कोप से हम साथ साथ अपने प्रोडक्ट को अपनी डॉक्यूमेंटेशन को अपडेट करेंगे और अपनी रिक्वायरमेंट्स ऐड करेंगे जो इसके अंदर आती हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन था कि हाउ कैन यू कलेक्ट द रिक्वायरमेंट्स, और रिक्वायरमेंट्स से हम अपने स्कोप को कैसे डिफाइन करते हैं। तो रिक्वायरमेंट्स क्या थी, नीड्स थी, डिमांड्स थी जो यूज़र अपने प्रोडक्ट को अचीव करने के लिए हमें बताता है। अब रिक्वायरमेंट्स में फंक्शन रिक्वायरमेंट्स भी रिक्वायर्ड हो सकती हैं, नॉन फंक्शनल भी हो सकती हैं, हार्डवेयर से रिलेटेड भी हो सकती हैं, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड भी हो सकती हैं, क्वालिटी से रिलेटेड भी हो सकती हैं। फिर रिक्वायरमेंट गैदर करने इसलिए ज़रूरी थी हमारे पास ताकि हम अपनी जो प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन के दौरान ही साथ साथ मुहैया कर सकें कि हम राइट वे पे एक ट्रैक पे जा रहे हैं। फिर हमारे पास था कि रिक्वायरमेंट गैदर करने के लिए, रिक्वायरमेंट को सक्सेसफुली वैलिडेट करने के लिए हम एलिस्टेशन करते हैं, हम एनालिसिस करते हैं, फिर उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उसको स्पेसिफिक करते हैं और फिर उन्हीं स्पेसिफिकेशंस को हम वैलिडेट करते हैं। फिर हमने बोला कि हाउ मैनी वेज, कितने तरीके हैं हम रिक्वायरमेंट को कलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें हमने यहाँ देखा था कि हमारे पास हम 1-to-1 मीटिंग भी कर सकते हैं, ग्रुप में भी कर सकते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग भी कर सकते हैं, हम फोकस ग्रुप को भी हायर कर सकते हैं, फोकस ग्रुप ले सकते हैं जो मार्केट बेस के अकॉर्डिंग मार्केट रिसर्च के मुताबिक हमें बताएगा कि कस्टमर की डिमांड क्या है, कस्टमर की नीड्स क्या हो सकती हैं, कस्टमर के ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं। क्वेश्चनेयर बना सकते हैं, ऑब्जर्वेशंस कर सकते हैं, प्रोटोटाइपिंग कर सकते हैं। फिर ये सब रिक्वायरमेंट्स डिपेंड करती हैं कैसे कैसे रिक्वायरमेंट्स हमने गैदर करनी है, वो प्रोजेक्ट का साइज़, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, फीचर्स वगैरह हमें हाईलाइट कर रहे होते हैं। फिर इन सब से इसकी डॉक्यूमेंटेशन कैसे की जाती है, यानी हम रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन प्लान बनाते हैं। और डॉक्यूमेंटेशन प्लान बनाने का मतलब ये है कि आप अपना पूरा एक टेबल बना रहे हो जिसमें अपने रिक्वायरमेंट्स की हर एक चीज़ बता रहे हो, रिक्वायरमेंट का नाम, उसकी कैटेगरी, उसके जो है सोर्स है, आप उसका स्टेटस देख रहे हो, एज वेल एज हम साथ में ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स भी बनाते हैं। ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, हम हर रिक्वायरमेंट को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट और उसकी वैलिडेशन के लिए टेस्ट केसेस बनाते हैं और उस टेस्ट केसेस का क्रॉस रेफरेंस उस रिक्वायरमेंट टेबल जो हमने रिक्वायरमेंट प्लानिंग की होती है उसमें डालते हैं ताकि अप्रूव्ड हो सके कि दीज आर रिक्वायरमेंट्स आर वैलिडेटेड। फिर हमारे पास था इस रिक्वायरमेंट से जब ये सब काम हो जाता है फिर हम अपने स्कोप को डिफ़ाइन करते हैं। और एक अच्छी स्कोप स्टेटमेंट देने से हमें क्या फ़ायदा होता है, हम अपना टाइम, कॉस्ट, रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से हम एस्टिमेशन कर सकते हैं, प्रोजेक्ट को परफॉर्मेंस को प्रॉपरली मॉनिटर और कंट्रोल कर सकते हैं, एज वेल एज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हाईलाइट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्कोप। जिसके लिए हमारे स्कोप को डिफ़ाइन करने के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग इनपुट था प्रोजेक्ट का चार्टर क्रिएट करना, जो सब चीज़ें मैंने यहाँ आपके साथ हाईलाइट की हैं। एज वेल एज हमें ऑर्गेनाइजेशन एसेट्स मुहैया करने थे, क्या जो हमारी स्कोप स्टेटमेंट है हमारे एसेट को अप्रूव कर रही है, और अगर दे आर मोर नीड टू एनालिसिस तो इससे रिलेटेड अगर कोई प्रीवियस प्रोजेक्ट्स हो चुकी हैं तो उसकी लेसन रिपोर्ट डिस्कस करना और उस पर एनालिसिस करना। सो दिस इज़ ऑल द क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट्स कैसे गैदर करते हैं और उनसे हम स्कोप कैसे करते हैं। अब आप इसको देखो और इसको अंडरस्टैंड करो।